गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संप्रेक्षण के मूल तत्व, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वाली बुक का नाम है BHDLA 137। सो स्टार्ट करते हैं, ये वाला फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सो अभी कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी ही। तो ये है हमारा, इसमें फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा संप्रेक्षण क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा संप्रेक्षण क्या होता है, मतलब हम जो हमारे विचार है वो अपने विचारों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा दें, और वो दूसरा बंदा है वो भी हमारे विचारों को, मतलब जो भी हम कहना चाहते हैं हमारी बात को समझ जाए, ठीक है। तो ये हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। तो देखो, जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है और जब वो पहली बार रोता है तो वो उसका संप्रेक्षण पहला संप्रेक्षण होता है, क्योंकि देखो जैसे वो रोता है, ठीक है, तो हमें संप्रेक्षण करना तो वो जानता नहीं है, पर वो जैसे ही रोता है हम उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि क्यों रो रहा है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तरह से वो संप्रेक्षण ही करता है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद ये जो संप्रेक्षण है ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि ध्वनि, शब्दों, संवेदनाओं, इन सब माध्यमों के ज़रिए संप्रेक्षण आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, जैसे कि कान, आँख, हाथ, पैर, ये सब सारी चीज़ें शरीर, मतलब शरीर के अंगों द्वारा भी हम जब संप्रेक्षण कर लेते हैं तो ये भी हमारा संप्रेक्षण के अंदर आता है, ठीक है। सारा इसको अभी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, इसको अलग अलग करके कि कौन सा संप्रेक्षण क्या होता है, इसके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर अभी पूरा ओवर ले लो कि मतलब ये क्या होता है ना। संप्रेक्षण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करता है, बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र, ये समझ गए है ना। यही सब होता है संप्रेक्षण। इसमें क्या होता है, समस्त देखो इसमें जो मानव जो भी क्रियाकलाप करता है ये सारे क्रियाकलाप इसमें आ जाते हैं। मतलब देखो, जैसे कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आप जो देखो उठने के बाद आप चुप तो रहते नहीं होगे, मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी से हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कितना भी चुप रहने की कोशिश करें पर हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो अगर हमें दुनिया में रहना है तो हमें बोलना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि काम किसी न किसी से पड़ता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सुबह उठ के फिर हम स्टार्ट करते हैं जो भी, मतलब जो भी हम बोलते हैं XYZ, तो वो जब तक हम सो नहीं जाते है ना, जब तक हमारा मुंह चलता ही रहता है ना। तो ये सारा जो भी काम होता है ये संप्रेक्षण होता है। पूरे दिन में जो भी हम करते हैं वो संप्रेक्षण के जरिए करते हैं, ठीक है। आप किसी से पानी मांगते हो, किसी से खाना मांगते हो, नहाने जाते हो, जो भी करते हो ना, ये सारा हमारा, मतलब किसी से बातचीत करने की जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो संप्रेक्षण कहलाता है ना। ये हो गया, आपको समझ आ गया। संप्रेक्षण में दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जैसे कि बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है, और जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है, ठीक है। जैसे कि अब इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हुई, आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हुए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये जो संप्रेक्षण के होते हैं, संप्रेक्षण के प्रकार कितने होते हैं ये उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। संप्रेक्षण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संप्रेक्षण के प्रकार क्या होते हैं, एक होता है इसमें मौखिक, ठीक है। मौखिक संप्रेक्षण, आपको नाम से पता चल रहा है कि जो भी हम अपने मुख द्वारा, है ना, संप्रेक्षण क्रिया, जो संप्रेक्षण जो भी हमारे मुख द्वारा होता है वो मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या हो, जैसे कि आप मुख से बोलोगे ना तो सबसे पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, भाषा की। बिना भाषा के आप क्या बोलोगे मुंह खोल के, और कुछ बोल भी दोगे तो दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप मतलब आप ये सोचो कि आपकी कोई लैंग्वेज नहीं है तो आप क्या बोलोगे, आप कुछ भी बोलते रहो, दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आएगा तो आपको संप्रेक्षण होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए इसलिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, अरे यार किसकी, लैंग्वेज की, भाषा की, ठीक है। इसके ज़रिए आप ये सारा काम करते हो। फिर मुख से जो भी आप बोलते हो ना, ये सारी चीज़ें हमारी मौखिक संप्रेक्षण कहलाती हैं, ठीक है। फिर इसको आते हैं आगे। हाँ, इसमें देखो आप मुख से बोलोगे तो इसमें आपको क्या थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, शब्दों और वाक्यों का चुनाव तुम्हें अच्छा करना चाहिए। जैसे कि आप शब्दों और वाक्यों का, अगर जैसे आप कुछ बोलना चाहते हो किसी दूसरे बंदे से, ठीक है, आपने अच्छे शब्दों और वाक्यों का चुनाव नहीं किया है तो आप उससे मतलब आपको बोलना उससे गलत नहीं है, पर आपके मुंह से जैसे जो वर्ड निकलेगा ना, अगर आपने गाली वाली दे दी उसको और उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो शब्दों का चयन किया है वो अच्छे शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप किसी से भी बात करते हो तो शब्दों का अच्छा चयन होना आवश्यक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, आवाज़ कैसी होनी चाहिए। आप किसी से बात करने जा रहे हो तो आप उससे नम्र आवाज़ में बात करोगे, ना कि उस पर चिल्ला कर अगर बात करोगे तो फिर वो ढंग से कॉन्वर्सेशन नहीं होगा ना, वो भी आपसे चिल्ला जाएगा, है ना। तो आपको लड़ाई थोड़ी ना करनी, आपको तो बात करनी थी, इसीलिए तो ये कॉन्वर्सेशन बिगड़ जाएगा, लड़ाई पे बात आ जाएगी। तो आपकी जो आवाज़ है उसको भी आप नम्र करके रखें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे कन्वर्सेशन दिए हुए हैं, उसके बाद हम स्वर की बात करते हैं, है ना। इसमें अगर आपको किसी से कुछ बोलना है तो आपको जो आपका स्वर है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जैसे आपको किसी से बोलना है इधर आना प्लीज़, तो आप इसको ऐसे अच्छे से बोल सकते हो। अगर उसी आप मतलब अनजान है वो व्यक्ति, ठीक है, आप उसको अगर अच्छे से बोलोगे कि एक्सक्यूज़ में ये वो फलाने ढिमकाना, थोड़ा ऐसे अच्छा रहेगा। पर अगर आप उसको बोलते हो इधर ही हो ऐसे करके, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ इसमें हो गई। उसके बाद हम आते हैं आंगिक संप्रेक्षण पे। आंगिक संप्रेक्षण इसमें क्या है, ये देखो अंग जैसा लग रहा है, मतलब जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं उसके द्वारा जो संप्रेक्षण होता है ये आंगिक संप्रेक्षण कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ मुख से नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे हाव भाव और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत कुछ बोल जाती है ना, दूसरे बंदे को समझ आ जाता है इन्हीं बातों से। तो ये हमारा आंगिक संप्रेक्षण कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारी जो शारीरिक संप्रेक्षण की शुरुआत है जो आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। जैसे कि देखो मतलब कि अगर आप किसी की वो देखते हो, ड्रेसअप देखते हो, उससे ही आप बहुत सारे उसका व्यक्तित्व, उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हो। जैसे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो बैठा होता है, आप जो आपका रहने का बैठने का स्टाइल है ना, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी आप ड्रेस किस टाइप से पहनते हो, ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत सारी चीज़ें आपकी जज कर लेता है। ठीक है, वो आपको जानता नहीं है पर पहली बार में देख के वो अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ यार ये बंदा इस टाइप का होगा, है ना। ये सारे ये हमारे आंगिक संप्रेक्षण में आते हैं। और क्या आता है इसमें, आँख नाक मुँह के हाव भाव जो भी होते हैं, मतलब जैसे इशारा कर देते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर होगा इसमें। ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हम आते हैं लिखित संप्रेक्षण पे। ठीक है, लिखित संप्रेक्षण जो होता है इसमें हमने एक मौखिक वाला पढ़ लिया, एक आंगिक वाला पढ़ लिया। हम लिखित रूप में भी तो किसी से संप्रेक्षण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, है ना, जैसे कि व्हाट्सअप वगैरह पे करते हैं ना, मैसेज के द्वारा, तो वही सब है ना लिखित रूप से। और इसमें क्या आता है, इसमें हमारी लिखित में देखो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लिखित में हमारी जो कहानियाँ वगैरह होती हैं और जो किताबें होती हैं, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, ये सारे उपन्यास नाटक है ना, ये सारी हमारी लिखित रूप में आ जाती हैं। ठीक है, इसमें इसमें हमें लिखने की कला आनी चाहिए, है ना। ये योजनाबद्ध से लिखित एक ये मतलब ये योजनाबद्ध तरीके से लिखित होता है और इसमें आप अपनी बात अच्छी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, संप्रेषण कर सकते हो। इसमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 5 चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या है इसमें, देखो ये हमें क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे, इन 5 चीज़ों का ध्यान रख के हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले क्या है ना, मतलब कि कंटेंट क्या होना चाहिए वो, इसके बारे में। उसके बाद हमें क्यों लिखना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, जैसे कि अगर आपको किसी को सूचित करना है तो वो लिखना है ना, आवेदन के लिए हो सकता है, पुष्टि के लिए हो सकता है, या किसी को कुछ चीज़ समझाने के लिए, ये हमारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद कौन, है ना, मतलब जिसको आप जिसके लिए आप लिख रहे हो, अगर उस बंदे का आपको नाम एग्जैक्ट पता है कि हाँ आप उसके लिए लिख रहे हो तो आप उसी को सीधे इंसान को मेंशन कर सकते हो। पर अगर आपको ये नहीं पता है कि वो बंदा कौन है ना, तो आप फिर उसकी शैली आपकी थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद कब, इसमें क्या है, आप अपने लेखन में दिन और तारीख ज़रूर डालिए। मतलब जो जिस डेट को आप वो जो लिख रहे हो आप, लेटर वगैरह जो भी है XYZ, तो उसमें आप ये मेंशन कर दीजिए ये डेट है आज, ये वो फलाने फलाना, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है कैसे, आपके लेखन का सारा दरोमदार इस बात पर है कि आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन, हाँ मतलब बाकी सब तो ठीक है, फिर आपको लिखना आना चाहिए ना अच्छी तरीके से, है ना। मतलब आप किस टाइप से लिखते हो उसको, खुद को मतलब कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी भाषा कैसी है। और तात्पर्य यह है कि आप इसे आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। हाँ सही बात है। मतलब जैसे अगर आप किसी घर वाले को लिख रहे हैं तो आपकी भाषा उसी टाइप से होगी। ठीक है, आप किसी और को लिख रहे हो कहीं ऑफिस वगैरह में है तो आप उसी हिसाब से लिखोगे। ठीक है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। उसके बाद हम आते हैं किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिखा जाना चाहिए। मतलब कि जो हमारे तथ्य हैं, है ना, किसी को लिखने के लिए जो हमारे स्रोत हैं, है ना, उनसे जो भी हमें तथ्य मिला है उसको सिलसिले, मतलब इसके बाद ये ऐसे करके लिखना चाहिए, है ना। ये नहीं बीच में से कुछ भी उठा के डाल दिया, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से लिखो उसको सिलसिले से। ठीक है, ऐसे करके हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं संचार माध्यम। ठीक है, यहाँ पर आते हैं संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। इसमें देखो संचार माध्यम आपको पता ही होंगे, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, रेडियो आवाज़ के माध्यम से जनसंचार तक संचार का प्रेषण करता है। ठीक है, जैसे देखो ये टीवी वगैरह होती हैं, रेडियो होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे, तो ये सारे भी तो एक तरह से संचार माध्यम के मतलब उसका संप्रेषण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना। इन सब से संप्रेषण ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसीलिए ये उसके सारे उदाहरण होंगे। उसके बाद है ये उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसके बाद आते हैं हाँ
संप्रेषण का प्रयोजन ये किस टाइप से होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, संप्रेषण की विधियों की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस प्रश्न पर विचार करना ज़रूरी होगा कि संप्रेषण का प्रयोजन या देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वह अकेले नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये मतलब ये बोल रहा है कि जो संप्रेषण की आवश्यकता उसको क्यों क्यों पड़ती है ना, प्रयोजन क्यों होना चाहिए, ये सब है इसमें। एक तो उसकी व्यक्तिगत ज़रूरत होती है, यह आप स्पष्ट है कि लोग काम करने, खाने पीने, दिस मतलब हर चीज़ के लिए जो हम देखो मानव है जो एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज में रहने के लिए है ना, इसीलिए उसको जीवन जीने के लिए एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको ज़रूरत होती है संप्रेषण की पहली। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत संबंध। जब हम किसी रिश्तेदार, मित्र अथवा जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहले सवाल होता है कि कैसे हैं आप, है ना, ये सारी चीज़ें। लोग अपनी आँखों, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब आपका व्यक्तिगत संबंध मतलब आप संप्रेषण वहीं पे तो करोगे, एक तो आपको अपनी ज़रूरत है ही, ठीक है, और एक व्यक्तिगत संबंध है आपका किसी के साथ, उसके साथ संप्रेषण करोगे। सूचना, अगर आपको किसी के बारे में सोचना मतलब इंक्वायरी चाहिए किसी के बारे में, तो आप संप्रेषण करोगे। आपस में बातचीत करनी है आपको, तो आपको संप्रेषण करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मजाक करना है, मस्ती करनी है, जो भी चीज़ करनी है आपको संप्रेषण की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आप किसी से आग्रह करना चाहते हो, है ना, तो आपको संप्रेषण की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको संप्रेषण की ज़रूरत पड़ेगी। मनोरंजन करना है आपको, तो भी आप जैसे आपको मनोरंजन करना है तो आप टीवी देखने लग गए, है ना, तो वो भी संप्रेषण है एक तरह का। उसके बाद हम आते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। सॉरी, अब यहाँ पे हम संप्रेषण की प्रक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश। देखो प्रेषक क्या मतलब कि स्टार्टिंग से जो मैसेज होता है वो धीरे धीरे कैसे जाता है और फिर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो ये सारी जो स्टेजेस होती हैं ये हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया में आ जाती हैं। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले इसमें आता है स्रोत, है ना, स्रोत आएगा, फिर वक्तत्व क्षमता आती है, फिर संदेश आता है, फिर देखो संदेश, माध्यम, दिस इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं अभी, है ना। स्रोत, हाँ, किसी जो आपको मैसेज भेजना है ना, संदेश की जो किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। मतलब आपको जो भी मैसेज भेजना है उसका स्रोत क्या है ना, वो आपको कहाँ से मिला है, वो आपको स्रोत की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है वक्तृत्व क्षमता, मतलब कि विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। इसमें देखो जो आपको स्रोत से कोई भी सूचना मिली, आपको सूचना वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करनी है, तो जो आपको सूचना मिली है उसको किसी भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला, है ना। मतलब देखो आपके पास सूचना है, अब आप उसको कैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, लिखित रूप में करना चाहते हो, मौखिक रूप से करना चाहते हो, आंगिक रूप से करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो सूचना मिली है उसको अपने अभिव्यक्त करने के लिए जो उसको आप करोगे ना, जैसे आपको मौखिक रूप में करना है तो आप उसको लैंग्वेज में ले जाओगे, है ना। लिखना है तो आपको लिखने वाली उसमें लिखोगे उसको, है ना, या आंगिक रूप से करना है तो ये उसको वक्तृत्व क्षमता होती है ये। ठीक है, इसके ज़रिए वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। ठीक है, फिर उसको ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो भी उसको सूचना मिली है उसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर सके और जो श्रोता है उसको वो अच्छी तरह से पहुँच जाए सूचना। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो संदेश है उसको आपको संदेश देना है ना, संदेश जो भी है आपका वो होना चाहिए। उसके बाद ये संदेश है हो गया, उसके बाद आपको माध्यम चूज़ करना है। ठीक है, माध्यम भी तो होगा संदेश के, हाँ, संदेश किसी माध्यम से प्रेषण से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा जा सकता है, जैसे कि मौखिक में हवा, हाँ ठीक है। देखो जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है, आपने क्या किया, आपने कोई सूचना स्रोत से प्राप्त करी, फिर उसको वक्तत्व मतलब वक्तत्व क्षमता द्वारा उसको वो कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, फिर संदेश बन गया वो। अब संदेश बन गया है मतलब मैसेज बन गया है, उसको आपको किसी को भेजना है तो किसी माध्यम की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर आपको फ़ोन करके बताओगे तो फ़ोन माध्यम हो गया, आप उसको बोल रहे हो मौखिक रूप से तो जो हवा है ना वो आपकी माध्यम बन गई। ठीक है, ऐसे करके कोई भी माध्यम बन सकता है। या आपको रेडियो तरंगें, ये सारी ये माध्यम होती हैं, फ़ोन, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है, ये माध्यम हो जाएगा। फिर प्राप्त करता आएगा हमारा, है ना।
हाँ, प्राप्त करता है। इसमें देखो, जब वक्ता या स्रोत जिस प्रकार एक संदेश भेजता है, ठीक है, उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। जब उसके पास वो प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है, ठीक है, फिर वो उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेगा उसको, है ना। ये प्राप्त कर, अभी तो संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद संदेश प्राप्ति होगी। वो मतलब उसको डिकोडिंग करेगा, मतलब उसको समझेगा कि आपने क्या कहा है, ठीक है। ये जो आपने मैसेज भेजा है उसके पास प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा, फिर उसने उसकी संदेश प्राप्ति करी, मतलब उसको समझा क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रतिक्रिया। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद आपको वो फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया देगा कि हाँ क्या है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद संदर्भ। कोई भी संप्रेक्षण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा हुआ होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप दीवार में अकेले कील ठोकते हो तो दिस, ठीक है ना, मतलब उसके बारे में फिर फीडबैक वगैरह दे देंगे और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या था, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेक्षण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई है वे आधारभूत तत्व हैं। मतलब जिन तत्वों की चर्चा इसमें की गई है संप्रेक्षण में, ही आधारभूत तत्व हैं। इनके अलावा वक्ता की जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी इसके विषय में चुनाव, शब्दों के चुनाव, दिस ये सारी चीज़ें